बिलासपुर नाम के एक गांव में बड़ी ही आलीशान कोठी थी। आज उस आलीशान कोठी की नीलामी थी। उस घर की हर एक चीज आज नीलाम होने वाली थी, इसलिए गांव के सभी अमीर व्यक्ति उस नीलामी में आए थे। उनमें से एक था रंजीत। रंजीत भी बाकियों की ही तरह उस कोठी की नीलामी में गया था। अब नीलामी की बोली लग रही थी। सबसे पहले बोली एक फ्रिज की लगती है, जो सबसे महंगी और सुंदर थी। आज इस आलीशान कोठी की सबसे पहली बिकने वाली चीज ये फ्रिज है। ये फ्रिज लाखों का है, तो आइए देखते हैं इस फ्रिज को कौन लेता है। अब बोली लगनी शुरू हो जाती है और रंजीत बड़े ही कम दामों में उस फ्रिज को खरीद लेता है। देखते ही देखते कोठी और उसके अंदर की हर एक चीज नीलाम हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी रकम अदा करते हैं, अपने सामान को अपने साथ ले जाते हैं। रंजीत भी उस फ्रिज को अपने साथ अपने घर ले आता है। घर जाते हुए रंजीत को रात हो जाती है। इस वजह से वो फ्रिज को घर के हॉल में ही रख देता है। जिसके बाद रंजीत की बीवी रवीना और उसका बेटा पिंटू आते हैं और फ्रिज को देखकर रवीना रंजीत से बोलती है, अरे वाह, इस बार आप कितना सुंदर फ्रिज लेकर आए हैं। अपने पूरे गांव में ऐसा फ्रिज किसी के पास नहीं है। इसे देखकर तो लग रहा है जैसे ये बहुत महंगा है। महंगा तो है, पर मैं इसे सस्ते में लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, उस कोठी की नीलामी हो रही है। बस ये उसी कोठी का फ्रिज है। अब चलो, इसे मैं कल किचन में रख दूंगा। तुम मुझे अभी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अब रवीना रंजीत को खाने के लिए देती है और कुछ देर बाद खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। रात में रवीना अपने पति और बच्चे के साथ सो रही होती है कि तभी उसे फ्रिज में से कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर रवीना की आंखें खुल जाती हैं और वो रंजीत को उठाते हुए उससे बोलती है, अजी उठो, देखो ना, फ्रिज में से कैसी कैसी डरावनी आवाज आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार फ्रिज खोलकर देखिए ना, कहीं इस फ्रिज में कोई है तो नहीं। रवीना, तुम अभी सो जाओ, हम कल देखेंगे फ्रिज को। आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। न मेरी आंखें खुल रही हैं और न ही उठने की मेरी इच्छा हो रही है। इतना बोलकर रंजीत सो जाता है और रवीना उठकर फ्रिज खोलकर फ्रिज में देखने लगती है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, परंतु उसे फ्रिज में कुछ नजर नहीं आता और वो फ्रिज बंद करके दोबारा सोने के लिए जाने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे फ्रिज के अंदर से कोई उसका नाम ले रहा हो। रवीना, देखो, तुम मुझे ढूंढ रही थी ना, मैं तो फ्रिज के अंदर ही हूँ। एक बार फिर से फ्रिज खोलकर मुझे देखोगी नहीं? हे भगवान, ये आवाज तो इस फ्रिज में से आ रही है। हो ना हो, मुझे लगता है इस फ्रिज में कोई चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? क्या सोच रही हो? आओ, फ्रिज खोलो। चुड़ैल तो मुझे ही बार बार बुला रही है। नहीं, मैं फ्रिज नहीं खोलूंगी। अगर मैंने फ्रिज खोला तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर सो जाती हूँ और कल सुबह होते ही ये बात मैं रंजीत को बताऊंगी। इतना बोलकर रवीना अपने कानों में रुई डालकर सो जाती है, परंतु कुछ देर बाद वही चुड़ैल फ्रिज को जोर जोर से हिलाने लगती है और डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगती है। तभी पिंटू की आँख खुलती है और पिंटू नींद में फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज खोलता है, परंतु पिंटू फ्रिज से बोतल निकालता है। उससे पहले फ्रिज के अंदर बैठी चुड़ैल पिंटू के हाथ में ठंडे पानी का बोतल दे देती है और पिंटू पानी पी के दोबारा सोने के लिए जाने लगता है। तभी चुड़ैल फ्रिज से बाहर निकलकर पिंटू के सामने आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर पिंटू जोर से चिल्लाता है, माँ, मुझे बचाओ, इस फ्रिज में तो चुड़ैल है। ये फ्रिज वाली चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मैं तुझे मारूंगी नहीं, अपने साथ उस फ्रिज में ले जाऊंगी। फिर दोनों उस फ्रिज में एक साथ रहेंगे। उस फ्रिज में अकेले सालों से रहकर बोर हो गई हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई तो मैं अपने कातिलों तक कैसे पहुंचूंगी, नादान बच्चे। इसलिए तुझे मेरे साथ फ्रिज के अंदर चलना ही होगा। इतना बोलकर चुड़ैल पिंटू को अपने साथ फ्रिज में ले जाती है। पिंटू काफी चिल्लाता है, पर उसके माता पिता नहीं उठते। अगली सुबह जब रवीना की आंख खुलती है तो वो पूरे घर में पिंटू को ढूंढती है, पर पिंटू उसे कहीं नजर नहीं आता। जिसके बाद रवीना की नजर फ्रिज पर पड़ती है। वो फ्रिज खोलकर देखती है। जब वो फ्रिज खोलकर देखती है तो अपने बच्चे के कपड़े उस फ्रिज में पाती है। जिसके बाद रवीना रंजीत से बोलती है, फ्रिज वाली चुड़ैल हमारे बच्चे को ले गए। मैंने आपको रात में कितना उठाया, कितना बोला कि इस फ्रिज में चुड़ैल है, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और ना ही उठे। और इसका नतीजा ये निकला कि वो चुड़ैल हमारे बच्चे को ले गई। फ्रिज में चुड़ैल? रवीना, तुम क्या बोल रही हो?
आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप खुद मेरे साथ चलिए और फ्रिज खोलकर देख लीजिए। अब रंजीत रवीना के साथ फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज खोलकर देखता है, जिसमें वो पिंटू के कपड़े देखता है। अब रंजीत को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि वो फ्रिज कोई मामूली फ्रिज नहीं है, बल्कि उस फ्रिज के अंदर किसी चुड़ैल का वास है। इसीलिए रंजीत अपने जान पहचान के एक बाबा को घर बुलाता है। अब कुछ ही देर में बाबा घर आ जाते हैं और वो फ्रिज को देखते हैं। फ्रिज को देखने के बाद बाबा को सब पता चल जाता है और वो एक छोटी सी पूजा करते हैं। पूजा करने के कुछ देर बाद चुड़ैल फिर से पिंटू को लेकर बाहर निकलती है और सभी से बोलती है, मैं इस फ्रिज में बरसों से कैद थी। जब ये फ्रिज उस कोठी से बाहर निकली तो मैं भी आजाद हो गई हूँ और अब मैं अपने कातिल से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम अपने कातिल से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हो तो तुमने मेरे पिंटू को क्यों अगवा किया है? मेरे पिंटू को छोड़ दो, उसे जाने दो। मैंने ये सब जानबूझकर किया है ताकि तुम लोग मेरी मदद करो और पता लगाओ कि मेरा कातिल शंकर इस समय किस बिल में छिपा बैठा है। अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी और ये बाबा कुछ नहीं कर सकेगा। क्यों बाबा, मैं सही बोल रही हूँ ना? रंजीत, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुम्हें इसकी बात माननी होगी, नहीं तो ये पिंटू को खत्म कर देगी। मैं पता लगा लूंगा तुम्हारे कातिल का, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। अब रंजीत शंकर का पता लगाता है और उसे अपने घर बुलाता है। शंकर जब रंजीत के घर आता है तो चुड़ैल फ्रिज से निकलती है और शंकर से बोलती है, आखिर तू आज मुझे मिल ही गया। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। याद कर वो रात जब तू मेरे घर में चोरी करने आया था और मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद तूने मुझे मारकर मेरे ही फ्रिज में मेरी लाश को रख दिया था। फ्रिज के अंदर मेरी लाश सड़ती रही और गल कर खत्म हो गई। तुझे क्या लगा मुझे मार कर तू बच जाएगा? तू एक चोर है और मैं एक चुड़ैल। अब मैं तेरी जान लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तो बस उस कोठी में चोरी करने के लिए आया था और उस दिन तुम घर में अकेली थी। मैं डर गया था क्योंकि तुमने चोरी करते हुए मुझे देख लिया था और खुद को बचाने के लिए मैंने तुम पर हमला कर दिया, जिसमें तुम्हारी जान चली गई। देखो, मुझे जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। तुझसे गलती हुई है ना, तो अब तू अपनी उस गलती को सुधार। इतना बोलकर चुड़ैल शंकर को मार देती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में डाल देती है और फ्रिज को उसी कोठी में दोबारा से कैद कर देती है और खुद हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जादुई 3 नागिन बहनें। माया नगरी नाम के एक जंगल में 3 जादुई नागिन बहन शेषा, बेला और शिवन्या एक साथ रहा करती थी। तीनों नागिन बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बेला, शिवन्या, तुम दोनों का कभी भी मानव लोक जाने का मन नहीं करता क्या? तुम दोनों नहीं देखना चाहती कि इंसान कैसे रहते हैं, आखिर किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से हंसते हैं? हमेशा माता पिता हमें बस यही कहते आए हैं कि मानव अच्छे नहीं होते। क्यों ना एक बार, बस एक बार हम तीनों बहन मनुष्य की दुनिया में जाएं और वहां रहकर मनुष्यों को देख कर आए। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं भी एक बार मनुष्य की दुनिया में जाऊं और वहां के लोगों के साथ रहूं, परंतु डर लगता है अगर माता पिता को पता चल गया तो ये कि वो लोग हमें घर से धक्के मार के निकाल देंगे, साथ ही साथ नागिन लोग से भी। इसीलिए अब तुम दोनों अपने दिमाग से इंसानों का ख्याल निकाल दो। शिवन्या की बात सुनकर बेला और शेषा का मुंह बन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर शिवन्या अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेला शेषा से बोलती है, इस शिवन्या की बच्ची को मनाना तो बहुत मुश्किल का काम है। आखिर ये माँ पापा की चमची जो है, ये नहीं जाने वाली हमारे साथ, वो भी इंसानों की दुनिया में। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हम दोनों इंसान की दुनिया में जा रहे हैं। बस समझ ये नहीं आ रहा कि शिवन्या की बच्ची का क्या करें। बेला, तुम शायद कुछ भूल रही हो कि हम तीनों ही बहन जादुई नागिन हैं। हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो यहाँ नागिन लोक में किसी के पास नहीं है। उनमें से एक शक्ति मेरे पास है, किसी को भी सम्मोहित करने की। तो फिर देरी किस बात की है? बेला और शेषा शिवन्या के पास जाती हैं और बेला अपनी आंखों की जादुई शक्तियों से शिवन्या को अपने वश में कर लेती है। अब शिवन्या बस वही करती है जो बेला उसे करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो तीनों बहनें वहां से इंसानी दुनिया में चली जाती हैं। अब इंसानी दुनिया में पहुंचते ही शिवन्या के ऊपर किया गया सम्मोहन भी खत्म हो जाता है
परंतु जब वे तीनों नागिन बहन इंसानों की दुनिया में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि इंसान का रहन सहन उनके रहन सहन से काफी अलग है। इंसानों की दुनिया हम नाग नागिन की दुनिया से कितनी अलग है। बेला, अच्छा किया जो तुमने सम्मोहन का इस्तेमाल किया। अगर तुम मुझे सम्मोहित नहीं करती तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आती। चलो शुक्र है कि तुम्हें भी यहाँ आकर हमारी तरह अच्छा लगा। जिसके बाद वो तीनों जादुई बहनें इंसानों का रूप धारण कर लेती हैं और एक साधारण सुंदर सी लड़की बनकर बाजार में घूमने लगती हैं। तभी उन तीनों बहनों की नजर एक बेकरी की दुकान पर पड़ती है। अरे वो देखो, वो तो एक बेकरी शॉप है। इसका मतलब उस दुकान के अंदर कई तरह के केक और पेस्ट्री रखे होंगे। चलो हम जल्दी से उस दुकान के अंदर चलते हैं। अब वो तीनों बहन उस दुकान के अंदर चली जाती हैं, परंतु उस समय दुकान के अंदर कोई भी नहीं होता और शेषा खुद को रोक नहीं पाती और खुद उस दुकान के अंदर से कुछ केक निकालकर अपनी दोनों बहनों के साथ खाने लगती है। तभी वहां अर्णव नाम का एक सुंदर सा लड़का आता है, जिसे देखकर शिवन्या पहले ही नजर में उसकी दीवानी हो जाती है और वो उन तीनों को इस तरह से केक खाता देखकर हैरान हो जाता है। और तभी वहां तारा आ जाती है। उन तीनों बहनों को केक खाता देख गुस्से में लाल पीला होकर बोलती है, कौन हो तुम तीनों? और तुम तीनों ने मेरी दुकान की कैसी हालत कर दी है? और अर्णव, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरी जिम्मेदारी पर ही दुकान छोड़कर गई थी और तू एक नंबर का नालायक है। इसमें मेरी क्या गलती है? माँ आपने ही मुझे अर्जेंट में बुलाया और दुकान की चाबी आप ही के पास थी। इस वजह से मैं दुकान बंद नहीं कर पाया और जब मैं दुकान से निकल गया तब आपने मुझे फिर से दुकान आने को बोला और जब मैं दुकान आया तो मैंने ये सब देखा। सब गलती मेरी है और तुम तीनों चुपचाप से पैसे निकालो। जो तुमने मेरे दुकान का नुकसान किया है उन सब के पैसे वो क्या होते हैं? हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और एक बात, हम तीनों से थोड़ा तमीज से बात करो। तुम नहीं जानती कि हम तीनों कौन हैं। मुझे जानना भी नहीं है कि तुम तीनों कौन हो। तुम तीनों को तो देखकर भी ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों राक्षस हो जिसने आज से पहले कभी केक ही ना खाया हो। इस तरह से तारा उन तीनों जादुई नागिन बहनों से पैसे मांगने लगती है, परंतु वे तीनों पैसे नहीं दे पाती। अब शेषा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के उसके सामने लाकर रख देती है और उससे बोलती है, तुम इंसान बहुत लालची होते हो। देखो, जो वस्तु तुम हमसे मांग रही हो वो हमारे पास नहीं है, परंतु ऐसे कई सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात मेरे पास हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो हम तीनों बहनें मिलकर तुम्हारी इस दुकान को इन सब से भर सकते हैं। तो अब कृपया करके हमें यहाँ से जाने दो। चलो शिवन्या। इतना बोलकर शेषा बेला शिवन्या का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवन्या छुप छुप कर अर्णव को देखने के लिए इंसानी दुनिया में जाती। ऐसे ही एक दिन तीनों बहन साथ बैठकर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करती हैं कि तभी शिवन्या बोलती है, बेला, शेषा, मुझे इंसानों की दुनिया में जाना है। मैंने उस दुकान में जिस लड़के को देखा था, पता नहीं उसकी आंखों में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति थी कि मैं उसके चेहरे को भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उस इंसान से प्यार हो गया है। मैं उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और तुम दोनों को याद है ना, माता पिता ने हमसे हमेशा यही कहा है, जो पहली नजर में भा जाए वही हमारा जीवन साथी होता है। पर शिवन्या, माता पिता बिल्कुल सही कहते हैं, इंसान अच्छे नहीं होते और ये चीज हमने खुद देखी है। मैं नहीं जानती कि इंसान अच्छे होते हैं या बुरे, पर मेरे दिल ने जिसे चुना है वो एक अच्छा इंसान है। अब शिवन्या के बार बार बोलने पर बेला और शेषा उसके साथ एक बार फिर इंसानी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो तीनों नागिन बहन अपना नागिन रूप बदलकर इंसानी रूप में आ जाती हैं और उसी दुकान में वापस जाती हैं जहां शेषा तारा से शिवन्या और अर्णव के रिश्ते की बात करती है, परंतु तारा इस रिश्ते से मना कर देती है और गुस्से में आकर शेषा अपना नागिन रूप धारण कर लेती है और डराते हुए तारा से बोलती है, देख ले बुढ़िया, हम तीनों नागिन हैं, वो भी जादुई नागिन। अगर तूने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे बेटे को हमेशा के लिए भगवान के पास पहुंचा दूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर अब मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा यहाँ नहीं है। एक बार मैं अपने बेटे को यहाँ बुला लेती हूँ तो हम उसकी मर्जी से ही पूछ लेते हैं। आखिर मेरे बेटे को भी तो तुम्हारी बहन से शादी करनी होगी ना। अब तारा के बोलने पर शेषा उसे छोड़ देती है और कुछ देर बाद तारा अपने साथ कुछ सपेरों को लेकर आती है और वो सपेरा बीन बजाने लगता है, जिस वजह से तीनों नागिन कमजोर पड़ जाती हैं। परंतु तभी
अर्णव वहां पर आ जाता है और उस सपेरे को मार कर भगा देता है, जिसके बाद अर्णव अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप ये क्या करने जा रही थी? हम इंसान हैं और हमारा काम है लोगों की मदद करना, और वैसे भी हम तो नागों की पूजा करते हैं। फिर आप सपेरे के हाथों इन नागिनों को कैसे पकड़वा सकती हैं? और रही शिवन्या से शादी करने की बात, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि अकेली शिवन्या ही मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी शिवन्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब उस दिन पहली बार उसे दुकान में देखा था, बस उसी वक्त मैं अपना दिल शिवन्या को दे बैठा था। अर्णव की बातें सुनकर तारा भी मान जाती है, जिसके बाद अर्णव, तारा उन तीनों जादुई नागिन बहनों के साथ नागलोक जाती है और वहां शिवन्या के माता पिता से उसका हाथ मांगती है। जब सारी घटना के बारे में शिवन्या के माता पिता को पता चलता है, तो वो लोग भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करते और शिवन्या की शादी अर्णव से करा देते हैं, जिसके बाद शिवन्या इंसानों की दुनिया में आकर अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर बेला भी अपनी जादुई शक्तियों से जब चाहे तब नागलोक से इंसान लोक में आकर अपनी बहन से मिल लेती है। आयुष बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी रूबी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से हुई थी। लेकिन आयुष कोई काम नहीं करता था। इस बात से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। अब तो रूबी भी आयुष से परेशान रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन आयुष घर में आराम से टीवी देख रहा होता है, तो वही आयुष की माँ अर्चना उसे आराम से टीवी देखता हुआ उससे बोलती है, बस सारा दिन टीवी देखना आता है और कोई काम तो तुझसे होता है नहीं। अरे घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा करेगा या नहीं, या सिर्फ दूसरों के ही टुकड़ों पर पलता रहेगा? अरे क्या माँ, जब आप और विदेश में पापा काम कर रहे हैं तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? आयुष की यह बात सुनकर अर्चना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो हमेशा की तरह आयुष को खरी खोटी सुनाने लगती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर रूबी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और रात को जब आयुष सोने के लिए कमरे में जाता है, तो अर्चना उसके हाथ में उसका बिस्तर थमाते हुए उससे बोलती है, बस बहुत हो गया। आपको लोगों के ताने सुनने की आदत होगी, पर मुझे नहीं है। बहुत सुन लिया मैंने और इसीलिए अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जब तक काम नहीं करेंगे, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आज से हम दोनों अलग अलग सोएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ रहो तो आपको काम करना पड़ेगा, और फिर भी अगर आप काम नहीं करेंगे तो एक दिन मैं आपसे डाइवोर्स ले लूंगी, क्योंकि मैं एक निठल्ले और नाकारा इंसान के साथ नहीं रह सकती। उस वक्त तो आयुष अपना बिस्तर लेकर गुस्से में बाहर चला जाता है, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाता और बार बार उसे रूबी की ही बात याद आती है। उसे रूबी की बातें इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वो अगले ही दिन काम की तलाश में लग जाता है और उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी भी मिल जाती है। अब आयुष नौकरी करने के लिए शहर चला जाता है। रूबी भी आयुष के इस फैसले से बहुत खुश होती है। अब इसी तरह आयुष को शहर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी मुलाकात उसी के ऑफिस में तारा नाम की एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से होती है, जो अपने पिता का बिजनेस संभाल रही होती है। लेकिन जब तारा आयुष को देखती है तो वो पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है और एक दिन तारा आयुष को अपने कैबिन में बुलाकर उससे बोलती है, वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ आयुष? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि हमें एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है और हमारे ऑफिस के तुम सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो, तो मैं चाहती हूँ कि इस टेंडर को पूरा करने में तुम मेरी मदद करो। तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, बस जब तक ये काम हमें ना मिल जाता। अगर ऐसा है तो ठीक है मैडम। इतना बोलकर आयुष वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से वो तारा के साथ रहकर उसे टेंडर के ऊपर काम करने लगता है। इसी बीच तारा का प्यार आए दिन इसके लिए इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन वो उसे अपने दिल की बात कह डालती है। देखो आयुष, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, उसी तरह से हम दोनों जिंदगी भर साथ रहें। आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए। आयुष, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाएं। माफ करना मैडम, पर मेरे दिल में आपके लिए प्यार जैसी कोई जगह नहीं है। और हाँ, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कभी शादी भी नहीं कर सकता। और आज मैं इस मुंबई जैसे शहर में अपनी बीवी के कहने पर ही आया हूँ।
क्योंकि वही चाहती थी कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं। पर आपकी अगर ये सोच है कि मैं आपसे शादी करूं तो मुझे आपकी ये नौकरी नहीं चाहिए। आयुष तारा का प्यार ठुकराकर वहां से चला जाता है, लेकिन तारा को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जब ये बात आयुष को पता चलती है तो आयुष खुद को इसका जिम्मेदार समझता है और ना चाहते हुए भी उसे तारा से शादी करनी पड़ती है। शादी होने के बाद तारा उसे अपने घर ले जाने की जिद करती है। आयुष, मैं कब तक मायके में रहूंगी? शादी होने के बाद हर लड़की अपने ससुराल जाती है। अच्छा, तो तुम्हें ससुराल जाना है ताकि तुम मेरी घर गृहस्थी खराब कर सको और माँ को बता सको कि मैं उनके लिए दूसरी बहू लाया हूँ, जिसके बाद वो मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लें। माफ करना तारा मैडम, पर आपकी जान बचाने के लिए मैंने आपसे शादी करी है, अपनी माँ को जीते जी मारने के लिए नहीं। और वहाँ मेरी एक और बीवी बैठी है जो मेरा इंतजार कर रही है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ आयुष, मैं बस इतना कह रही हूँ तुमसे कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं माँ जी से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग लूंगी, तुम्हारी पहली पत्नी से भी माफी मांग लूंगी। मैं कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं करूंगी, यहाँ तक कि कोई हक कोई हिस्सा कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम मुझे अपने साथ ले चलो आयुष, अब और अपने मायके में नहीं रह सकती मैं। तारा के बार बार जिद करने पर आयुष उसकी बात मान जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। पर जब आयुष की दूसरी शादी की बात उसके घर वालों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आयुष की माँ तिलमिलाती हुई आयुष से बोलती है, मैंने और बहू ने तुझे मुंबई भेजा काम करने के लिए और तू वहाँ से दूसरी बीवी उठा कर ले आया। अरे बहू अभी मंदिर गई है, उसे जब अपनी सौतन का पता चलेगा तो सोच इसके दिल पर क्या गुजरेगी। माँ जी, आप प्लीज आयुष जी को कुछ मत कहिए, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इतना बोलकर तारा अर्चना को सारी सच्चाई बताती है और ये सारी सच्चाई पीछे खड़ी रूबी सुन लेती है, जिसके बाद रूबी आयुष को थप्पड़ मारते हुए उससे बोलती है, कौन है ये औरत जिसे तुम मेरी सौतन बनाकर लाए हो? कौन है तू चुड़ैल? मुझे अपनी शक्ल दिखा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। इतना बोलकर रूबी तारा को देखती है और जब वो तारा को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा कोई और नहीं बल्कि रूबी की बचपन की सहेली होती है जो आज उसकी सौतन बन चुकी थी। ये देखकर रूबी को बहुत दुख होता है और वो तारा से बोलती है, तारा, तू है वो औरत जिसने मेरा घर उजाड़ा। मैं तुझे अपनी सहेली कहती रही और तू मेरी सौतन बन गई। मुझे माफ कर दे रूबी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। मैं सच में नहीं जानती थी कि मैं जिससे इतना बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, जिसके बिना रह नहीं सकती, वो मेरी ही सहेली का पति है। रूबी, मैं उस समय आयुष के बिना जी नहीं पा रही थी और अगर आज भी तू आयुष से मुझे अलग कर देगी ना तो भी मैं उनके बिना नहीं रह सकती। इससे अच्छा यही है ना कि हम दोनों सहेलियां बनकर ही रहें जैसे हमेशा रहते आए हैं। माँ, रूबी, अब मान भी जाओ, जो होना था वो हो गया। और रूबी, तुम ये देखो, तुम्हारी सौतन बनी भी तो कौन? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। अब तुम दोनों की कभी लड़ाई भी नहीं होगी। तारा का कहना बिल्कुल सही है, तुम दोनों हमेशा सहेली बनकर रहना, ना कि सौतन। अगर आज तुमने सही फैसला ले लिया तो तुम्हारी वजह से किसी की जान बच जाएगी। रूबी भी आयुष से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तारा की इस बात को मान जाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी अर्चना को तारा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ उस घर में रहने लगते हैं।